नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ, जहां फिनलैंड के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने बातचीत की है और कॉल पर दोनों के बीच बातचीत हुई है। बताया गया है यूक्रेन सहित कई बड़े मुद्दों पर इस दौरान चर्चा हुई है, विचार विमर्श हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर इस बारे में जानकारी भी साझा की है कि उनकी बात जो है हुई है और ऐसे में कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई है। राष्ट्रपति स्टब के साथ अच्छी बातचीत हुई है और फिनलैंड ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन का एक महत्वपूर्ण साझेदार है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने फोन पर यह बातचीत की है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते, क्वांटम टेक्नोलॉजी, 6G, AI और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों पर सहयोग पर चर्चा की है और इसी के साथ साथ यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान और स्थिरता को बढ़ावा देने पर इस दौरान विचार साझा किए गए हैं। इसकी जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के साथ अच्छी बातचीत हुई है। फिनलैंड यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन का एक महत्वपूर्ण साझेदार है। व्यापार से लेकर प्रौद्योगिकी और स्थिरता जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के उपायों पर इस दौरान चर्चा हुई है। यूक्रेन में संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रयासों को लेकर भी इस दौरान विचारों का आदान प्रदान हुआ है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अपने एक्स पर पोस्ट कर जो है तमाम जानकारी उनकी ओर साझा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट कर कहा कि कैबिनेट के हालिया फैसले को अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और असम में मल्टी ट्रैकिंग की 3 बड़ी परियोजनाएं शुरू होंगी, जिससे इन राज्यों में रेलवे यातायात तेज और सुगम होगा। इसके साथ ही गुजरात के कच्छ के दूरदराज इलाकों में एक नई रेलवे लाइन बिछाने को भी मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे क्षेत्रीय विकास और कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में एक मजबूत प्रयास बताया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर भाजपा नेता सुनील देवधर के आवास पर गणपति पूजा की। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि देशवासियों को मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। देश प्रगति की राह पर आगे बढ़े, दिल्ली विकसित भारत की ताल में ताल मिलाए, ऐसी कामना करते हुए उन्होंने ये बातें कही हैं। मैं जहां भी जा रही हूं वहां देखने को मिल रहा है कि लोगों ने गणपति को ऑपरेशन सिंदूर की थीम के साथ जोड़ा है। देशवासियों को मेरी ओर से गणेश चतुर्थी की बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। गणपति जी महाराज की कृपा से हमारे देश के हर संकल्प निर्विघ्न संपन्न हो, देश प्रगति की राह पे आगे बढ़े, दिल्ली विकसित भारत की ताल में ताल मिला करके भी उसमें भी हम सबको प्रगति मिले। और मैं जहाँ भी जा रही हूँ लोगों ने बड़े उत्साह के साथ हमारे गणपति जी को ऑपरेशन सिंदूर के साथ में जोड़ा है और अस्त्र शस्त्र लिए हुए गणपति जी देश की रक्षा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देश के हर नागरिक की रक्षा करेंगे, विश्व की रक्षा करेंगे। ऐसे गणेश जी महाराज को हम सब प्रणाम करते हैं और वो हम सब के लिए ढेरों खुशियां लेके आए, देश के लिए प्रगति लाए। आगे बढ़ेंगे। राजधानी पटना के दरोगा रायपथ स्थित महाराष्ट्र मंडल में लाल बाग के राजा गणपति विराजमान हो गए हैं। महाराष्ट्र मंडल की ओर से इस बार गणेश चतुर्थी के मौके पर लगातार 57वें वर्ष गणेश उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 7 दिवसीय आयोजन में महाराष्ट्र की संस्कृति की झलक साफ नजर आ रही है। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं का संगम भी है। बिहार की धरती पर ये देखने को मिल रहा है, जिसमें पहुंचकर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी आरती की है। इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा 12वें दिन बिहार के सीतामढ़ी पहुंची। यहां यात्रा का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने प्रसिद्ध मां जानकी मंदिर में पूजा अर्चना की और माता सीता का आशीर्वाद लिया। इस दौरान कांग्रेस नेता अलका लांबा, कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावेरू और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम भी मौजूद रहे। पूजा अर्चना के बाद वोटर अधिकार यात्रा अपने तय रूट के आधार पर आगे बढ़ गई।
और इस बीच चंडीगढ़ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा कैबिनेट की आज एक अहम बैठक होने वाली है। सीएम सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। हरियाणा सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें तमाम कैबिनेट के मंत्री मौजूद रहेंगे। कई अन्य बैठक भी मुख्यमंत्री सैनी जो है वो करेंगे, ये बताया गया है। वाटर सप्लाई सीवरेज बोर्ड की बैठक लेंगे। हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ भी उनकी एक बैठक प्रस्तावित है। तो CSR ट्रस्ट को लेकर भी सीएम की बैठक रहने वाली है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो हरियाणा कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक रहने वाली है और सीएम सैनी कई सारी और अहम बैठकें भी करेंगे। चंडीगढ़ से बड़ी खबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर कांग्रेस पर तीखा वार किया है। उन्होंने कांग्रेस पर बूथ कैप्चरिंग और वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस का इतिहास फर्जीवाड़े से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का गला घोटने का काम कांग्रेस करती है। कांग्रेस खुद स्थगन प्रस्ताव लेकर आई, जिस मुद्दे पर उन्हें लगा कि कोई समस्या है उस पर स्थगन प्रस्ताव लेकर आए। उन्होंने हर मुद्दे पर बात की है। हमारी तरफ से एक भी व्यक्ति नहीं बोला, उन्होंने सब कुछ सुना, लेकिन जब सरकार जवाब दे रही थी तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया और वॉकआउट कर दिया। ये वोट चोरी की बात करते हैं और अगर इस पर बहस हो तो पता चलेगा कि सबसे ज्यादा वोट चोरी आखिर इन्होंने ही की है। ये बूथ कैप्चर करते थे, ये उनके कार्यकाल में हुआ। ऐसे कई मामले सामने हैं जिसका जिक्र सीएम सैनी इस दौरान करते हुए नजर आए। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि यही तो मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र का गला घोटने का काम कांग्रेस करती है। कांग्रेस अपने आप स्थगन प्रस्ताव लेकर के आई। जो व्यक्ति किसी मुद्दे को ऊपर उनको लग रहा है कि यहां पर दिक्कत है और वो स्थगन प्रस्ताव लेकर के आए, स्थगन प्रस्ताव लेकर के आए तो उसका जब अपने आप उन्होंने बात बोल दी, हमारी तरफ से एक भी व्यक्ति नहीं बोला, उनकी बात को, हर बात को सुन करके जब सरकार जवाब दे रही थी तो उसका विरोध करना शुरू कर दिया। किस तरीके से उठ करके बोलते थे और फिर वॉकआउट करके चले गए। भाई, जब आप स्थगन प्रस्ताव लेकर के आए, आपने अपनी बात रखी, जब सरकार उसका जवाब दे रही है तो सुनना तो आपका फर्ज है। आप क्यों नहीं सुनेंगे? आप सुने उस बात को, परंतु वॉकआउट करके चले गए। पूरा प्रदेश देख रहा है, ऐसा नहीं है, पूरा प्रदेश देख रहा है कि इनकी कथनी और करनी ठीक नहीं है। कांग्रेस दरअसल कहीं रही नहीं है, कांग्रेस हाशिए पे चली गई है और कांग्रेस अब तो मुद्दे भी नहीं रहे। अब मैंने बताया ना, लास्ट में पहले तो उनका जवाब देना था। मैंने कहा भी आप बैठिए, हर चीज का जवाब है। आज भी जब मैं कलेक्ट्रेट के ऊपर कह रहा था कि एक एक चीज का जवाब है, फिर लास्ट में क्या कहा? लास्ट में क्या कहा सुन करके कि हाँ ठीक है, ये बात उन्होंने कही। और फिर ये कहा हमारा तो विषय ये है कि आपके अच्छे फैसले का भी हम विरोध करेंगे। यही बात कही। फिर कम से कम पूरी बात तो सुने ना। हमारे पास विजन भी है, हमारे पास नीति भी है, हमारी नीयत भी है, कोई मतलब नहीं है। हमारी सरकार की जिम्मेवारी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, हम रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की किसी को। आगे बढ़ेंगे। पिथौरागढ़ से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सीएम का 1 दिवसीय दौरा रहने वाला है। आपदा प्रभावित गांव देवत का दौरा करेंगे सीएम। प्रभावितों से मुलाकात भी सीएम धामी करेंगे और मोस्ट मून मेले में शिरकत करेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आज सीएम धामी का दौरा रहने वाला है, 1 दिवसीय दौरा, जहां पर आपदा प्रभावित गांव देवत का दौरा करेंगे सीएम। प्रभावित लोगों से मुलाकात भी करेंगे, उनका हाल जानेंगे और क्या कुछ सुविधाएं और व्यवस्थाएं वहां पर की गई, इन तमाम पहलुओं पर उनकी ओर से समीक्षा भी यहां पर संभावित तौर पर की जाएगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम धामी का ये 1 दिवसीय दौरा, देवत गांव जाएंगे और प्रभावितों से मुलाकात करेंगे, क्योंकि आपदा के बाद वहां पर जो हालात थोड़े संवेदनशील हैं। तो ऐसे में प्रशासन पूरी तरह सजग है और तमाम व्यवस्थाएं वहां पर पुख्ता की गई हैं ताकि लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो। तो ऐसे में सीएम धामी भी लोगों का हाल जानने के लिए पहुंचेंगे। आपदा प्रभावित गांव देवत सीएम धामी जाएंगे, प्रभावितों से उनका हालचाल जानेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। मोस्ट मून मेले में भी शिरकत करते हुए सीएम धामी नजर आएंगे। प्रभावितों से सीएम धामी की मुलाकात रहने वाली है। मोस्ट मून मेले में शिरकत करते हुए सीएम धामी आपको नजर आएंगे। और आज पिथौरागढ़ से ये बड़ी खबर, जहां पर देवत गांव सीएम धामी जाएंगे और ऐसे में वहां पर आपदा के बाद, जैसे कि हमने आपको बताया, हालात जो है संवेदनशील हैं। ऐसे में लोग जो हैं वो लगातार वहां पर
प्रशासन की ओर से जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उनके सहारे जो है वहां पर समय बिता रहे हैं। तो ऐसे में सीएम धामी भी वहां पर पहुंचेंगे और प्रभावितों का हाल जानेंगे। हालांकि प्रभावितों के लिए सीएम धामी की ओर से सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी जो है कोताही इसमें ना बरती जाए, कोई भी लापरवाही व्यवस्थाओं को लेकर ना बरती जाए और तमाम प्रभावितों को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी सीएम धामी की ओर से दिया गया है। तो ऐसे में प्रशासन जो है उनके आदेशानुसार लगातार कार्य में जुटा हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ एक ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में रोजगार महाकुंभ 2025 का भव्य शुभारंभ किया गया। इस विशेष अवसर पर हजारों नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए, जिससे न केवल उनके सपनों को पंख मिले बल्कि उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा रोजगार सृजन की प्रतिबद्धता को भी बल मिला। साथ ही सरकार ने अपने विकास के रोड मैप की भी झलक इस दौरान दिखाई, जहां आज सीएम योगी के हाथ मुख्य सेविकाओं और फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। देखिए खास रिपोर्ट। आज लखनऊ में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित मुख्य सेविकाओं एवं फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न केवल नियुक्ति पाने वालों को शुभकामनाएं दी बल्कि भारत के भविष्य की नींव को मजबूत करने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 2047 में हम एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जो विकसित हो, आत्मनिर्भर हो और उस दिशा में पहला कदम गांवों से, गलियों से और आंगनबाड़ी केंद्रों से उठता है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश ने बालिकाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत अब तक 26 लाख बेटियों को लाभान्वित किया जा चुका है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले 8 वर्षों में राज्य पुलिस बल में 40,000 से अधिक बेटियों की भर्ती की गई है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि आज जब गांव सशक्त होंगे, आंगनबाड़ी केंद्र सक्षम होंगे और महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी, तभी आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। याद रखना, देश के बचपन को बचाने की पूरी जिम्मेदारी, प्रदेश के बचपन को बचाने की महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी है वह दायित्व आपके ऊपर आ रहा है। इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा। हमेशा प्रधानमंत्री जी इस बात पर जोर देते हैं कि जो हमारी आंगनबाड़ी की बहनें हैं, उन बहनों का काम उसी प्रकार से है जैसे मां यशोदा का काम था। भगवान श्री कृष्ण को उनके जन्म से लेकर के और 6 वर्ष की उम्र तक का लालन पालन मां यशोदा ने किया था। याद रखना, जब भी कृष्ण की बात आती है, श्री कृष्ण की बात आती है, तो मां यशोदा को भी हर व्यक्ति याद करता है, स्मरण करता है, उसी श्रद्धा भाव के साथ उन्हें सम्मान देता है। तो मानकर के चलिए कि बचपन स्वस्थ है तो आगे का जीवन अपने आप ही समृद्धि के पथ पर अग्रसर होगा। ये रास्ता यहीं से शुरू होता है। प्रधानमंत्री जी ने 2047 का लक्ष्य देशवासियों को दिया है। 2047 में कैसा भारत चाहिए? एक ऐसा भारत जो विकसित हो, आत्मनिर्भर हो, समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ते हुए दुनिया का नेतृत्व करने वाला हो। ऐसे भारत के निर्माण का रास्ता कहीं से जाता है तो वह आंगनबाड़ी केंद्रों से जाता है, गांव से जाता है, गलियों से होकर के जाता है। वहां के अपने नवजात शिशुओं की, कुपोषित माताओं के जीवन स्तर को उठाने की दिशा में एक बेहतरीन प्रयास करने की दिशा में हम सबको कार्य करना होगा। आज आप इस बात को कह सकते हैं कि चयन की प्रक्रिया में आपके साथ न भेदभाव हुआ है, तो आपको भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना। 25 करोड़ जनता के लिए आपको सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। और याद करना, ये मिशन रोजगार के साथ हम लोग नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम को इसीलिए जुड़ते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी इस बात को कहते हैं कि यह इस बात का संकेत होना चाहिए कि किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ है, न होना है। तो अगले व्यक्ति की भी गारंटी होनी चाहिए कि वह भी इस बात की गारंटी के साथ जुड़े कि कोई भेदभाव हम भी नहीं होने देंगे, न करेंगे। अगर यह जिम्मेदारी होगी तो हम न केवल अपनी सेवा के प्रति बल्कि अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों का भी ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे।
वहीं कल यानी मंगलवार को लखनऊ में रोजगार महाकुंभ 2025 का भव्य उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नव चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे और राज्य के रोजगार परिदृश्य को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने श्रम विभाग के श्रम न्याय सेतु पोर्टल और ई कोर्ट पोर्टल का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को ये सौभाग्य प्राप्त है कि यहाँ भारत की सबसे बड़ी युवा आबादी निवास करती है। उन्होंने युवाओं को अपार ऊर्जा का स्रोत बताते हुए कहा कि राज्य सरकार का पूरा ध्यान इस ऊर्जा को सही दिशा देने पर केंद्रित है। एक समय था जब उत्तर प्रदेश से लाखों लोग रोजगार के लिए पलायन करते थे, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। प्रदेश खुद रोजगार देने की स्थिति में पहुंच चुका है। सीएम योगी ने यह भी बताया कि 2017 में सरकार के गठन के बाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि ओडीओपी योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना ने राज्य को सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्यमों यानी कि एमएसएमई को नया जीवन दिया है। वर्तमान में राज्य में लगभग 96 लाख यूनिट सक्रिय हैं, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। कार्यक्रम में ये भी बताया गया कि आने वाले महीनों में 50,000 से अधिक युवाओं को विभिन्न सेक्टर्स में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री और स्किल्ड युवा दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर राज्य को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करेंगे। पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर जो कार्य प्रारंभ हुए उसका परिणाम था कि जिस प्रदेश में पहले गांव का गांव प्लान करता था रोजगार के लिए, आज वो स्वयं भी अपने यहां रोजगार उपलब्ध करवा रहा है। याद करिए, परंपरागत उद्यम के क्लस्टर यूपी के अंदर थे, लेकिन धीरे धीरे करके समय के अनुरूप उसको प्रोत्साहन न मिलने के नाते इंस्पेक्टर राज के कारण तमाम संस्थाओं के अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण वह बंदी के कगार पर पहुंच गया। 2017 में जब हम लोग आए थे, हम लोगों ने फिर से उन संस्थाओं को देखा। पिछले 8 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस में, अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस में 2,19,000 भर्तियां हम लोगों ने की और उत्तर प्रदेश के युवाओं को इसके माध्यम से सरकारी नौकरी दी। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 1,56,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न किया और अलग अलग विभागों की पूरी सूची अगर आप लिख देंगे तो ये संख्या बढ़ करके उसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इरिगेशन है, पीडब्ल्यूडी है, कृषि है, विश्वविद्यालय हैं, इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो ये संख्या 8.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने वाला देश के अंदर सबसे बड़े राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश की गिनती आती है। इन दोनों अहम कार्यक्रमों के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर ये स्पष्ट संदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं के भविष्य, महिला सशक्तिकरण और समग्र विकास को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सीएम योगी का नेतृत्व प्रदेश को उस दिशा में ले जा रहा है जहां गांव, गरीब, महिला और युवा सभी विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। चाहे बात हो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से बेटियों को सम्मान देने की या रोजगार महाकुंभ के जरिए लाखों युवाओं को अवसर देने की। योगी सरकार की योजनाएं केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर परिणाम दे रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन में 2047 का भारत सिर्फ विकसित नहीं बल्कि आत्मनिर्भर, सशक्त और सामाजिक रूप से समर्थ होगा और उसकी नींव आज उत्तर प्रदेश में रखी जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश के पहाड़ी राज्यों से लेकर राजधानी दिल्ली तक चारों ओर बारिश का मंजर और तबाही का आलम है। जम्मू कश्मीर में तवी नदी उफान पर है। भगवती नगर का चौथा तवी पुल तेज बहाव में क्षतिग्रस्त हो गया है। पुल का एक बड़ा हिस्सा टूटकर बह गया, जिससे आवागमन पर असर पड़ा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बनाला के पास भारी भूस्खलन हुआ है। यहाँ चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं, जबकि कई पर्यटक बीच रास्ते में फंसे हैं। उत्तराखंड के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। कई मार्ग बाधित हो गए हैं और प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। इधर राजधानी
दिल्ली की बात करें तो यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना ने कई निचले इलाकों में पानी भर दिया है। हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं वाराणसी में लगातार बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इस बीच ये 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और वाराणसी से, जहां पर किस तरीके से नदियां जो हैं उफान पर हैं वो आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तो वहीं हिमाचल, जम्मू कश्मीर, वाराणसी की नदियों का भी कुछ ऐसा ही हाल, और खासकर तटीय इलाकों पर अब ज्यादा खतरा है, इसलिए लोगों को पहले से यहाँ पर चेताया जा रहा है। कांगड़ा में ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से अरनी यूनिवर्सिटी इंदौर का परिसर डूब गया है। यूनिवर्सिटी में सैकड़ों छात्र छात्राएं और स्टाफ फंस गए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम इंदौर सुरेंद्र ठाकुर ने एनडीआरएफ से मदद मांगी है। एनडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कठिन हालातों के बीच 400 से ज्यादा छात्रों और 15 स्टाफ समेत कुल 427 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। इस ऑपरेशन की कमान ललित मोहन सिंह, डिप्टी कमांडेंट 14वीं बटालियन एनडीआरएफ ने संभाली है। इस दौरान इंदौर उपमंडल के मंड और सनोवर क्षेत्रों में बाढ़ से फंसे 15 ग्रामीणों, 8 महिलाओं, 4 पुरुष और 3 बच्चों को भी टीम ने सुरक्षित स्थान पर उन्हें पहुंचाया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के न्यू अशोकनगर में स्पेशल सेल ने मुठभेड़ में लॉरेंस गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। एक बदमाश का नाम कार्तिक जाखड़ है, तो वहीं दूसरे का नाम कविश है। इन दोनों बदमाशों का यूएस में बैठे गैंगस्टर हैरी बॉक्सर से जुड़े संबंध हैं, जिनके खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। तो स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लॉरेंस गैंग के 2 सदस्य यहां पर पकड़े गए हैं। ऐसे में उनके संबंध जो है वो सीमा पार पाए गए हैं, तो ऐसे में उन पर आगे कार्रवाई जारी रहेगी और पूछताछ में क्या कुछ चीजें सामने आती है देखना महत्वपूर्ण होगा। तो वहीं आपको बता दें कि न्यू अशोकनगर में मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश के पैर में भी गोली लगी है। स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर एक के पैर में गोली लगी है, तो वहीं दोनों को ही अब गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस कस्टडी में रखा गया है। फिलहाल इनसे पूछताछ की जाएगी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ये दोनों सदस्य बताए जा रहे हैं, जिनको पकड़ा गया है पुलिस की ओर से, और एक के पैर में गोली लगी है बताया गया है मुठभेड़ के दौरान। फिलहाल दोनों को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बस्तर में नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों को लगातार कामयाबी मिल रही है। बुधवार को पूना मार्गे पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान के तहत कुल 30 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इनमें 20 नक्सली इनामी हैं, जिनके ऊपर कुल 81 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बीजापुर के एसपी जितेंद्र यादव ने बताया कि सभी सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने नियद नीलानार योजना और सरकार की नई नक्सल पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर हिंसा का रास्ता छोड़ने का फैसला लिया। नैनीताल के मल्लीताल क्षेत्र के मोहनको में बुधवार रात एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का शव बरामद कर लिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस का कहना है कि आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। इसको लेकर जांच फिलहाल की जा रही है। और देखिए किस तरीके तस्वीरें सामने आई हैं, जहां धुएं का गुबार उठता हुआ यहां पर नजर आ रहा है, और इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है। और फिलहाल हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। इस हादसे के पीछे क्या कुछ कारण रहे हैं, इसको लेकर पुलिस की ओर से कहा गया है कि इसकी जांच की जा रही है और देखना होगा हादसे के कारण। सूचना प्राप्त हुई थी कि मल्लीताल मार्केट में आग लगे है। आग लगने के कारण क्या है, इस संबंध में अभी जांच की जाएगी, तभी मालूम हो पाएगा। लेकिन हमारी सभी फोर्सेस, लोकल थानों में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर सर्विस, इनके द्वारा मौके पर पहुंच के आग को कंट्रोल किया गया। कहेंगे फिलहाल एक कैजुअलिटी है, लेकिन जो भी पॉसिबल सहयोग परिवार के लिए है वो हम कर रहे हैं। पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। साथ ही साथ अब क्योंकि ये भी एक तरीके से फायर हैजर्ड हुआ है, चाहे वो शॉर्ट सर्किट से हुआ हो, चाहे वो कोई मैनुअल एरर हो, हम लोग अपने कल से फायर सेफ्टी ऑडिट अन्य बिल्डिंग्स का भी स्टार्ट ये सूचना मिली थी, जिसमें ये था कि घर में कार्मिक रूप से आग लगने की सूचना मिली। तो जैसे सूचना मिली हमारे मल्लीताल जो हमारे वहाँ से गिरने वाला हो,
इसके साथ चूंकि जो घर हैं लकड़ी के बने हैं, आसपास में बाजार है, तो रोशनी के तौर पर हमने रामनगर और हल्द्वानी भीमताल बाकी जगह से आई जी मैडम है, बाकी हमारी सारी दुनिया तो इमीडिएटली पुलिस ने फायर की टीम ने आपको काम करा है। अभी तक जो है आप पूरी तरीके से प्रिकॉशनरी तौर पर हम लोग अभी भी पानी का जो छिड़काव कर रहे हैं। तो एक जो है जिसमें भी उसमें बॉडी में है, इसके अलावा केवल इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है,